हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम देखने वाले हैं 6 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। द हिंदू एनालिसिस स्टार्ट करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट। फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब हम आपके लिए लाए हैं एक क्रैश कोर्स जो टारगेट कर रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को। यहाँ पे आपका जो करंट अफेयर्स है एक साल का, जुलाई 2020 से जून 2021 तक का पूरा करंट अफेयर्स हम यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिवली कवर करवा रहे हैं मैराथन लेक्चर्स के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे आपके डाउट सेशंस भी होते हैं और लाइव मॉक टेस्ट भी होती है। और अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं, पहले टॉपिक्स देख लेते हैं आज के। GS1 में आज कुछ भी नहीं है। GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से वी हैव रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो ये रेसिडेंट सर्टिफिकेट क्या है और लद्दाख के केस में क्यों न्यूज़ में है, इसको देखेंगे। देन IR इंटरनेशनल रिलेशंस में से UAE की नई वीज़ा और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ को देखेंगे। एंड देन हेल्थ में निपा वायरस के बारे में समझेंगे। सोशल जस्टिस में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का पूरा इशू हम कॉम्प्रहेंसिवली यहाँ पे डील करेंगे। GS3 में इकोनॉमी से नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसके बारे में हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ और पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे आज के एडिटोरियल के थ्रू। ओके, एंड साइंस एंड टेक में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो कोविड के कुछ नए, कोरोना वायरस के कुछ नए वेरिएंट्स आए हैं, ठीक है। तो वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है और ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न से किस तरह से अलग हैं, इसको देखेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। So today's pinch of positivity. It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. तो आप भले ही धीरे चलिए, आप भले ही अपनी स्पीड के साथ चलिए, लेकिन वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज टू कंप्लीट द जर्नी, ठीक है। तो गोल तक हमको पहुंचना है, चाहे फिर हम लेट भी पहुंचे तो चलेगा। तो वी डू नॉट हैव टू स्टॉप, वी डू नॉट हैव टू क्विट। ओके, सो विद दिस पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। 12-year-old डाइज एज निपा रीअपीयर्स इन कोझिकोड। तो देखिए, निपा वायरस जो है ये निपा वायरस पहले भी हमारे देश में आ चुका है, ठीक है। 2019 में आया था। अभी 2021 में फिर से निपा वायरस का सर्ज देखा जा रहा है। तो निपा वायरस क्या है? बेसिकली ये एक जूनोटिक डिसीज है, ठीक है। जूनोटिक डिसीज का मतलब क्या होता है कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है इसका। ऑलराइट, अब देखो 3 साल के बाद फिर से जूनोटिक ये निपा वायरस के केसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऑलराइट, केरला में ये देखने को मिला है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या क्या केसेस आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि निपा वायरस क्या है, ठीक है। निपा वायरस है क्या? तो देखो, सबसे पहले ये बात कर लें इसकी कि ये क्या है, कैसा वायरस है। तो देखो, जूनोटिक वायरस है, यानी कि ह्यूमन टू एनिमल टू ह्यूमन यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। इसीलिए इसको जूनोटिक डिसीज कहते हैं। ये स्टार्टिंग में पाया गया था, सबसे पहले ये पाया गया था मलेशिया के एक गांव में जिसका नाम ही है निपा। उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है निपा वायरस। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो निपा वायरस कॉज करते हैं वो बेसिकली RNA बेस्ड हैं, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है। देखो, जो भी इनका कंटेंट होता है, जेनेटिक कंटेंट होता है, वो या तो DNA होगा या RNA होगा। कोई भी वायरस जो होता है वो या तो DNA बेस्ड होता है या RNA बेस्ड होता है। कोविड जैसे है, कोरोना वायरस जो है ये RNA बेस्ड है। उसी तरह से निपा वायरस भी RNA बेस्ड है। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है पैरामेक्सी विरिडे, और जीनस है इसका हेनिपा वायरस, ठीक है। इसको आप हेंड्रा वायरस के नाम से भी याद रख सकते हो। कई लोग इसको हेंड्रा वायरस भी कहते हैं, निपा वायरस को हेंड्रा वायरस भी कहते हैं, बेस्ड अपॉन द फैमिली टू विच इट बिलोंग्स। ओके, ये पहली बार मलेशिया और सिंगापुर में आया था, ठीक है। 1998-1999 में आया था ये। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? देखो, इसका माना जाता है कि नेचुरल रिजर्वायर्स जो हैं इसके, वो हैं फ्रूट बैट्स, ठीक है। तो जो चमगादड़ होते हैं, फ्रूट बैट्स होते हैं, इनको नेचुरल इसका रिजर्वायर माना जाता है। और इन्हीं के थ्रू ये बाकी सारे एनिमल्स में फैलता है और ह्यूमंस में फैलता है। तो फ्रूट बैट्स या फिर फ्लाइंग फॉक्सेस या फिर जीनस टेरोपस, इनको यहाँ पे नेचुरल रिजर्वायर माना जाता है इस डिसीज का, इस वायरस का। अब देखो, इसमें क्या देखा गया है कि ये फ्रूट बैट्स के थ्रू किस तरह से ट्रांसमिट होता है, पहले ये देख लो। तो देखो, इसका ट्रांसमिशन इस तरह से होता है। देखो, इनका ट्रांसमिशन ऐसे होता है कि जो नेचुरल होस्ट है वो फ्रूट बैट्स हैं। उसके बाद इनमें से ट्रांसमिट होता है निपा वायरस टू एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में भी बहुत सारे एनिमल्स को यहाँ पे इन्फेक्ट हो सकता है, जैसे पिग्स हैं। सबसे पहला इन्फेक्शन जो हुआ था वो पिग्स को ही हुआ था। इसके अलावा हॉर्सेज हैं, डॉग्स हैं, कैट्स, शीप, इन सभी को यहाँ पे, इन एनिमल्स को निपा वायरस हो सकता है इन्फेक्ट, ठीक है। इनके थ्रू ह्यूमंस को हो सकता है अगर इसके क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो, या फिर कोई भी इन्फेक्टेड फ्रूट, कोई भी इन्फेक्टेड फूड अगर हम खाते हैं तो हमको ये निपा वायरस हो सकता है। और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है इसका। ओके, अब इस डिसीज में होता क्या क्या है? तो देखो, सबसे पहले इसके सिम्टम्स अगर आप देखो तो सबसे पहले फीवर, हेडेक,
ड्राउजीनेस, डिसोरिएंटेशन, मेंटल कंफ्यूजन, कोमा और पोटेंशियली डेथ भी हो सकती है इसके कारण, ठीक है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ना इसका कोई प्रिवेंशन अवेलेबल है हमारे पास सीधा, ना ही इसका कोई क्योर अवेलेबल है, दोनों ही अवेलेबल नहीं है, ना ही इसकी कोई वैक्सीन है, ना ही इसका कोई डायरेक्ट क्योर है, ठीक है। इसमें इंटेंसिव सपोर्ट केयर दिया जाता है, अगर किसी को भी निपा वायरस हो जाता है तो उसे इंटेंसिव सपोर्ट केयर दिया जाता है सो दैट उसकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को सुधारा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सिम्टोमेटिक केयर दिया जाता है, इंटेंसिव सपोर्ट केयर दिया जाता है, लेकिन सीधा प्रिवेंशन और केयर कुछ भी नहीं इसका अवेलेबल है अभी, ठीक है। तो निपा वायरस के बारे में याद रखना है हमको। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। ओनली लोकल्स इन लद्दाख टू गेट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो देखो रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो है यानी कि डोमिसाइल जो है यहाँ पे सिर्फ उन लोगों को मिलेगा लद्दाख में जो परमानेंट रेसिडेंट्स हैं यहाँ के, ठीक है। परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट जिनके पास है उन्हीं को ये रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिलेगा लद्दाख में। अब ये रेसिडेंट सर्टिफिकेट क्या है, ये बेसिकली डोमिसाइल है। तो इसमें ये कहा गया है कि देखो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जैसे ही सेक्शन 370 स्क्रैप किया गया तो यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट्स अलग हुए, ठीक है। परमानेंट रेसिडेंट्स को यहाँ पे जो परमानेंट रेसिडेंट टर्म थी इसको रिप्लेस किया गया है डोमिसाइल के द्वारा, ठीक है। तो डोमिसाइल वर्ड ने परमानेंट रेसिडेंट टर्म को रिप्लेस किया था। और यहाँ पे डोमिसाइल अब क्या हो गया था, यहाँ पे डोमिसाइल का मतलब वो हो गया था कि यहाँ पे जो भी लोग 15 ईयर्स से रह रहे हैं वो लोगों को भी यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट कार्ड्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेंगे। जो लोग जिन्होंने 7 साल तक यहाँ पे पढ़ाई की है और जिनकी 10th और 12th यहीं से हुई है उनको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जिन्होंने 10 साल तक यहाँ पे सर्व किया है उनके बच्चों को यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल पाएगा। इस तरह से जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस लाए गए थे डोमिसाइल यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट्स में। लेकिन लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लद्दाख में ये कहा गया है कि जो भी जिनके पास भी परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट है उन्हीं को सिर्फ यहाँ पे रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल मिलेगा। अब देखो ये डोमिसाइल इंपॉर्टेंट होता है क्यों, फॉर यहाँ पे देखो अपॉइंटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, गजेटेड पोस्ट के लिए अगर आप अपॉइंट होना चाहते हो, अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे डोमिसाइल या फिर रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑर्डर आया है 2021 का लद्दाख का, उसमें ये कहा गया है कि जिन भी लोगों के पास परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट PRC है सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे डोमिसाइल मिल पाएगा यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिल पाएगा। अब देखो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट की मैं बात करूं तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक एविडेंस की तरह काम करता है आपकी रेसिडेंस के लिए। तो एक रेसिडेंशियल प्रूफ आप इसको कंसिडर कर सकते हो और लीगल डॉक्यूमेंट है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ ये कि इस परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट के थ्रू ही आप कई सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब रिजर्वेशंस को आप अवेल कर सकते हो इन्हीं सर्टिफिकेट्स के थ्रू, स्पेसिफिक कोटास को आप अवेल कर सकते हो थ्रू दीज सर्टिफिकेट्स, ओके। उसके बाद कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का भी फायदा आप इन सर्टिफिकेट्स के थ्रू ही उठा सकते हो, जैसे कि राशन कार्ड जो है, राशन कार्ड के अलावा देखो राशन कार्ड के अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स और स्कॉलरशिप्स का भी जो आप अवेल कर सकते हो इनको, दैट यू विल बी एबल टू डू थ्रू दीज रेसिडेंट सर्टिफिकेट्स ओनली, ओके। तो ये परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि लीगल डॉक्यूमेंट किस तरह से काम करता है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट इशू की जो है रिवाइजिंग नर्सिंग काउंसिल क्लॉज फॉर डिसेबल्ड। तो देखो ये इशू क्या है पहले ये समझा देती हूँ। तो नर्सिंग काउंसिल जो है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है, उन्होंने रिजर्वेशंस को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटी। तो जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी थे उनको पहले रिजर्वेशन ज़्यादा मिलता था, अब उसको रिस्ट्रिक्ट करने की बात आ रही है टिल 5%। तो इसको लेकर काफ़ी सारी जो भी डिसेबिलिटी वाले एक्टिविस्ट हैं जो डिसेबल्ड राइट्स के लिए यहाँ पे लड़ते हैं, उन्होंने ये कहा है कि 5% रिजर्वेशन जो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो वो एक गलत मूव है और एक डिस्क्रिमिनेटरी मूव है, ठीक है। ये इनइक्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा, ऐसा कहा है जो राइट एक्टिविस्ट हैं उन्होंने। और इसमें ये भी कुछ चीज़ें कही गई हैं कि जो नर्सेज हैं, अगर नर्सेज का काम क्या होता है, केयर देना, सबसे पहली चीज़ होती है पेशेंट्स को केयर देना। और अगर आप यहाँ पे रिजर्वेशन को बढ़ाते हो फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज़, तो यहाँ पे पीपल विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनके पास ज़्यादा अच्छा सोशल कनेक्ट होगा फॉर द पेशेंट्स, क्योंकि वो खुद उस दौर से गुजर चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पे नर्सेज विद डिसेबिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। और यहाँ पे ये कहा है कि यहाँ पे हमको सोशल मॉडल को अपनाना चाहिए, सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी को अपनाना चाहिए। यहाँ पे हमको पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को भी एम्पावर करने की ज़रूरत है और साथ में हमारी जो नर्सिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी एम्पावर करने की ज़रूरत है। उसमें हमको सॉफ्ट
पावर को लाने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो जब हम बात कर रहे हैं पीपल विथ डिसेबिलिटी या फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ की, तो इनके कई सारे नाम हैं इंडिया में, जैसे इनको दिव्यांगजन भी कहा जाता है। ठीक है, इनको स्पेशली एबल्ड पीपल भी कहा जाता है, या फिर डिफरेंटली एबल्ड पीपल भी कहा जाता है। तो देखो नाम तो हमने बदल दिया, लेकिन हमें अभी भी काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है इनके लिए। जैसे कि अगर हम बात करें इनकी, तो आज की डेट में लगभग 2.2%, आज की डेट में नहीं, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 2.2% पॉपुलेशन जो है हमारी, लगभग 26 लाख लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में। तो एक बहुत बड़ी अनरिकग्नाइज्ड माइनॉरिटी है ये। ठीक है, अनरिकग्नाइज्ड माइनॉरिटी है ये वर्ल्ड की, जिनको रिकग्नाइज ही नहीं किया गया है और जिनके राइट्स को भी यहाँ पे रिकग्नाइज नहीं किया गया है, पूरे वर्ल्ड ने ही नहीं किया है। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो देखो यह कई सारे इश्यूज़ को फेस करते हैं, जैसे कि इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत कम है। आप खुद ही देखिए हमारे पार्लियामेंट में या फिर हमारे लोकसभा, राज्यसभा या फिर किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसे हैं जो इनकी क्लास को या फिर इनकी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो। ठीक है, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनका बहुत कम है। उसके अलावा सोशल स्टिग्मा इनके साथ बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है। मतलब सोशल स्टिग्मा इस तरह से कि लोग इन्हें सिंपैथी की नज़र से देखते हैं, स्टिग्मा की नज़र से देखते हैं, जबकि हमें करना क्या चाहिए, हमें इनको एम्पावर करना चाहिए, इनको इक्वल देखना चाहिए हमारे। ठीक है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इशू है, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है। और अगर हम किसी स्कीम्स के थ्रू, जैसे कि हमारे यहाँ पे सुगम्य भारत अभियान चल रहा है, ठीक है, इनके लिए अगर हम कोई स्कीम्स लाते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इनके लिए फ्रेंडली बना सकती है, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए फ्रेंडली बना सकती है, तो इनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा। ठीक है, एक तो ये इशू है। उसके बाद बात एक है हेल्थ का। देखो मेडिकल फैसिलिटीज़ इनके लिए उतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है हमारे देश में, ये हमें बात माननी पड़ेगी। चौथी चीज़ ये है कि यहाँ पे पावर्टी का एक कनेक्ट देखा गया है डिसेबिलिटी के साथ। देखो क्या होता है कि जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो अगर वो उसको प्रॉपर केयर नहीं मिले, अगर उसका बहुत ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन नहीं मिले, तो उस केस में बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ केयर उनकी जो प्रेगनेंसी होती है उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, जिसके कारण जो यंगर वन जो भी पैदा हुआ है, जो भी बॉर्न हुआ है, उसमें डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती है। तो पावर्टी और डिसेबिलिटी का एक कंटिन्यूस साइकिल देखने को मिलती है। डिसेबिलिटी फिर पावर्टी कॉज करती है और पावर्टी फिर डिसेबिलिटी कॉज करती है। तो इस तरह से एक साइकिल देखने को मिलती है इनकी। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो रिलेटेड हैं विद डिसेबिलिटी। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम स्कीम्स जब लाते हैं तो उन्हें इम्प्लीमेंटेशन उनका प्रॉपरली कराएं। ठीक है, दूसरा हमें सोशल स्टिग्मा यहाँ से हटाने की ज़रूरत है। इनके लिए प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है। इनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाने की ज़रूरत है, चाहे फिर हमें उसके लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन देना पड़े तो वो देना चाहिए हमें, सो दैट ये लोग एम्पावर हों, इन्हें सिंपैथी की नज़र से नहीं, इक्वालिटी की नज़र से देखा जाए। ठीक है, एंड उसके अलावा जो आर्टिकल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो मेंस के आंसर्स में, वो तो है ही आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, ये तो है ही आर्टिकल नंबर 15, राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये सारे इश्यूज तो हैं ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मियरली यूजिंग द वर्ड स्पेशली एबल्ड वोंट चेंज द साइक ऑफ द मासेस टूवर्ड्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो सिर्फ आप स्पेशली एबल्ड कह के जो लोगों की सोच है इनके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो डिस्कस द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड विद द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन इंडिया। ये 150 वर्ड्स में आपको ये आंसर देना है। इन द कमेंट सेक्शन आप ट्राई कीजिएगा इसका आंसर देने का। वी विल हैव अ डिस्कशन इन द कमेंट सेक्शन। आप बताइएगा आपके अकॉर्डिंग क्या वे फॉरवर्ड भी हो सकता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। यूएई अनवील्स न्यू वीज़ा इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो देखो यूएई जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन्होंने अपने नए वीज़ा और इन्वेस्टमेंट प्लान्स बताए हैं। तो देखो क्या है ना, यूएई जो है मेनली जो इन जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, इनकी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, इसको ये डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, और जब पूरा वर्ल्ड जो है ये प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहा है, अपने बॉर्डर्स को क्लोज कर रहा है, उस टाइम यूएई जो है उन्होंने बहुत अच्छा और एक लिबरल वे अपनाया है अपनी इकोनॉमी को ओपन करने का और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का। और ये किस तरह से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इनकी इकोनॉमी मेजरली ऑयल बेस्ड है, लेकिन ये अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं थ्रू टूरिज्म। तो टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं ये अपने कंट्री में। तो देखो यूएई जो है इसने अपनी इकोनॉमी को सिमुलेट करने के लिए अपने जो रेसिडेंसी रूल्स थे उनको
थोड़ा सा लाइटन किया है, उनकी स्ट्रिंजेंसी को कम किया है। ठीक है, इसमें देखो एक चीज़ तो ये कि 50th एनिवर्सरी है अभी यूएई की, और इसमें ये अपने इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कहा है कि ये अपने जो कंट्री है इसको लिबरल और ट्रेड एंड फाइनेंस हब बनाएंगे। ठीक है, जिसमें इन्होंने 13.6 बिलियन डॉलर्स जो हैं इनको यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की है इसी साल में, और 2030 तक ये 150 बिलियन डॉलर्स को इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं अपनी कंट्री में। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पुश इसलिए भी मिला है कि यहाँ पे टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ावा देने की कोशिश की है। किस तरह से? ग्रीन वीज़ास को स्टार्ट करके। अब ये ग्रीन वीज़ास क्या है? देखो यहाँ पे वीज़ास को डिफ्रेंशिएट किया गया है, कैटेगराइज किया गया है दो टाइप्स में। एक तो है जो उन लोगों के लिए जो फ्रीलांस काम करना चाहते हैं यहाँ पे, और दूसरा उन लोगों के लिए जो स्किल्ड वर्कर्स हैं और जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्किल्ड वर्कर्स के लिए अलग और फ्रीलांस वर्कर्स के लिए अलग। और यहाँ पे जो ग्रीन वीज़ा रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा। पहले उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, अब इसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है। नई तरह की इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ग्रीन वीज़ा और नए इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये है हमारा मिडिल ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये सऊदी अरेबिया दिख रहा होगा आपको। यहाँ इस साइड पे आएगा यहाँ पे रेड सी, और यहाँ पे आएगा पर्शियन गल्फ, और पर्शियन गल्फ के साइड में ही ये जो है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये ऑरेंज कलर में। ओके, अब ये जो यूएई है ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे भी है, क्योंकि देखो एक तो ये ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है ही, उसके अलावा ये इस रूट को यहाँ पे कवर करती है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब कोई भी वैसी छोटी सी वाटर बॉडी जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे और दो लैंड मासेस को डिफरेंशिएट करे, अलग करे। ठीक है, तो यहाँ पे इस लैंड मास को यानी कि अरब पेनिनसुला को और ईरान को अलग करता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, और यहाँ पे जो छोटा सा दिख रहा है ये ओमान है। ठीक है, ये ओमान है और ये वाला भी ओमान है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें रेड सी के साथ में यहाँ पे एक और स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदीब। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है मेडिटेरियन सी। और देखो ये जो एरिया है ना मिडिल ईस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो आपको पता होना चाहिए कि यूएई के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज इसको सराउंड कर रही हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया और ओमान है। ठीक है, इसके साथ ईरान अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और अफगानिस्तान भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये पूरा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज के एडिटोरियल की तरफ देखते हैं। तो देखो, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के रिगार्डिंग ये एडिटोरियल है। इसमें बात की गई है कि जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, मैं इसके बारे में फिर से एक बार शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ। देखो, हमारे सेंटर ने ये डिसाइड किया है कि 6 लाख जो है हमारे 6 लाख करोड़ रुपीस जो हैं इसको यहाँ पे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में डाला जाएगा। यानी कि जो असेट्स हैं, पब्लिक असेट्स हैं, जो गवर्नमेंट असेट्स हैं, इनको मोनेटाइज करने की बात चल रही है। मतलब इनको कुछ समय के लिए इनका ऑपरेशन, इनका मेंटेनेंस, इनकी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ों के लिए प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ली जाएगी। तो कुछ समय के लिए ये असेट्स जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगे, सो दैट इनकी इफिशियंसी को यहाँ पे बढ़ाया जा सके, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया जा सके और यहाँ पे इकोनॉमी को एक बूस्टअप मिले। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज भी आए हैं सामने। इश्यूज क्या क्या सामने आए हैं? देखो, एक चीज़ तो ये कही गई है कि यहाँ पे मोनोपोली बढ़ जाएगी। ठीक है, मोनोपोली बढ़ जाएगी प्राइवेट सेक्टर की। अगर कोई एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने किसी भी एक पूरे सेक्टर को हथिया लिया तो यहाँ पे मोनोपोली बढ़ जाएगी, जिसके कारण कंज्यूमर जो है, सिटीजन जो है, उनको काफ़ी लॉस देखना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ये बढ़ा देंगे उस सर्विस का। ये एक क्रिटिसिज्म कहा गया है। तो लेकिन ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो, मोनोपोली बढ़ सकती है लेकिन सारे सेक्टर्स में नहीं बढ़ सकती, ऐसा कहा गया है यहाँ पे। जैसे कि इसमें कहा गया है कि जो मोनोपोली बढ़ेगी भी अगर, तो वो हाईवेज़ में या फिर रेलवे लाइन्स में बढ़ सकती है। लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं, वेयर हाउसेज हैं या फिर जहाँ पे सर्विस सेक्टर है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर मोनोपोली नहीं बढ़ेगी। इनफैक्ट नीति आयोग जो है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को दे भी रहे हैं असेट्स अपने कुछ समय के लिए, तो यहाँ पे हम ये रेगुलेट करेंगे प्राइजेस को। ठीक है, कि ये क्या प्राइजेस रख रहे हैं, इनकी वर्किंग को हम यहाँ पे रेगुलेट करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा उनको छोड़ दिया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हमने हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें देखी है। अगर हम बात करें कि जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे था ये हमने प्राइवेट सेक्टर को दिया था। ठीक है, तो इसकी सक्सेस हमको बताती है कि ये जो प्रोजेक्ट है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वाला, ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं हमारे। ठीक है, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस रेलवे लिंक के टाइम पे भी हमने ये ट्राई किया था, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था वहाँ पे।
इसके अलावा यहाँ पे एक कंसर्न ये भी जताया जा रहा है कि यहाँ पे एनपीए बढ़ सकता है कंपनीज का, ठीक है, जो बैंक्स है उनका एनपीए बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ द कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये प्राइवेट सेक्टर इन असेट्स को मोनेटाइज करवा ले अपने लिए, ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर ले और बैंक्स में ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इनके कारण बढ़ जाए, ठीक है। बैंक्स में अगर डिफॉल्ट कर गई तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हमको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे वे फॉरवर्ड इस तरह का देखना पड़ेगा कि हम इन सभी चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें नहीं हों, इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पूरी तरह से इवेल्युएट करने की ज़रूरत है इस पूरे इशू को, ठीक है, फिर ही हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये चीज़ कही है इस आर्टिकल में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पे आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है, म्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। तो देखो म्यू वेरिएंट जो है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। म्यू वेरिएंट इसका सिंबल ये भी होता है। तो यहाँ पे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया है, डब्ल्यूएचओ ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। हमने वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ये नई चीज़ है, ठीक है। तो SARS-CoV-2 का एक वेरिएंट है जिसका नाम है B1621, इसको म्यू वेरिएंट कहा जा रहा है, इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है डब्ल्यूएचओ ने। तो 4 और वेरिएंट हैं जिनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है, इसमें ये है ईटा, आयोटा, कप्पा और लेम्डा, ठीक है। तो ये सारे वेरिएंट्स जो हैं ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हैं डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। अब ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वो होते हैं जो कि जेनेटिक चेंजेस के ऊपर बेस्ड होते हैं, कि जिनमें वायरस जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, ट्रांसमिबिलिटी अलग है, डिसीज सिवियरिटी अलग है और इम्यून एस्केप अलग है। तो इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, ये चीज़ दिखाता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कि ज़्यादा इंटेंसिफाई ना हो जाए, ये देखने की ज़रूरत होती है इसमें वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। लेकिन ये लोअर लेवल ऑफ कंसर्न दिखाता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न से। जैसे देखो एक तो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इसका मतलब है कि ये जो वेरिएंट है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और अब हमें इसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न दिखाता है, ये ज़्यादा कंसर्न लेवल दिखाता है। लेकिन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एक ससेप्टेबिलिटी दिखाता है, ठीक है, एक सस्पिशन दिखाता है कि हो सकता है कि जो वेरिएंट है ये ज़्यादा वल्नरेबल कर दे हमारी पूरी पॉपुलेशन को, इसकी ट्रांसमिबिलिटी हो सकता है बहुत ज़्यादा निकले। तो ये होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम जब वेरिएंट की बात कर रहे हैं तो वेरिएंट क्या होता है, देखो आपको पता है जो कोरोना वायरस है ये कोव-2 वेरिएंट, जो कोव-2 वायरस जो भी है ये जो है आरएनए बेस्ड वायरस है, ठीक है। तो जब भी ये कॉपी बनाता है अपनी, देखो जब भी ये जो वायरस है ये अपनी कॉपी बनाएगा, ठीक है, तभी ये फैल पाएगा ना, तब तो ये जब भी अपनी कॉपी बनाता है तो जो इसका आरएनए कंटेंट है वो म्यूटेट हो जाता है या वो अल्टर हो जाता है जब, ठीक है। कॉपी बनाने के टाइम जब इसके आरएनए कंटेंट में कॉपी करते टाइम गलतियां हो जाए, आरएनए इसका अल्टर हो जाए तो उसको कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है। और ये जो म्यूटेशन अगर 4-5 म्यूटेशन हो जाए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रेशन हो जाए इस वेरिएंट में, ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रेशन हो जाए इस कॉपिंग के दौरान, तो इसको कहते हैं वेरिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन आरएनए जो है वो म्यूटेशन कॉज करता है और जब ये म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होने लगे तो ये वेरिएंट बना देता है, ठीक है। और इस वेरिएंट बनने के कारण जो वायरस का बिहेवियर है वो भी अलग दिखता है। तो जब ये आरएनए कंटेंट अल्टर होने के बाद एक नया वेरिएंट बनाता है तो उसे वेरिएंट कहा जाता है ओरिजिनल वायरस का, ठीक है। तो ये इस तरह से म्यूटेशन होता है, ठीक है। अब देखो ये जो म्यूटेशन है ये क्या करता है, mutations occur when something changes or is added or deleted from the virus proteins। तो वायरस प्रोटीन से जब भी कुछ ऐड किया जाएगा, जब भी कुछ सब्सट्रैक्ट किया जाएगा या कुछ भी चेंजेस होंगे इसमें तो उसे म्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेरिएंट ऑफ कंसर्न जब भी होता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब क्या होता है कि पहली चीज़ तो वो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिबल है, ट्रांसमिशन इसका बहुत इजी है। दूसरी चीज़ ये कि इसकी इलनेस बहुत ज़्यादा सिवियर हो सकती है और तीसरी चीज़ ये कि ये न्यूट्रलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, एंटीबॉडीज़ की जो कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर देता है, तब उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो देखो ये UK B117 एक ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, फिर साउथ अफ्रीका का है और एक ब्राज़ील का, ये सारे वेरिएंट ऑफ कंसर्न हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में देखो इंडिया का एक है और ये इंडिया का एक और है और अभी जो है म्यू भी आ गया है, म्यू वेरिएंट भी आ गया है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये एक नज़र डालने की ज़रूरत है कि कब आया था। तो सितंबर में ये आया था, अगस्त में आया, दिसंबर में आया, अक्टूबर दिसंबर में आया और कहाँ से आया। तो देखो ये वाला जो वेरिएंट है यूनाइटेड किंगडम से आया, ये साउथ अफ्रीका से आया, ये ब्राज़ील और जापान से आया और ये दोनों आए हैं इंडिया से, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में ये कहा गया है कि इसकी इफेक्टिविटी और जो इन्फेक्टिविटी है, सिवियरिटी जो है, ये सब ज़्यादा हो सकती है, पॉसिबल है लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन इन केसेस में ये सारी चीज़ें कंफर्म्ड है, ठीक है। जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न का केस है इसमें ये सारी चीज़ें कंफर्म्ड है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे आज के इश्यूज़। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे
28 की बात करें, 28 अगस्त को मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या होता है? तो देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जो कि लोग प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे वोटिंग करते हैं। इसमें कौन कौन होता है? सारे एमपीज होते हैं और एमएलएज जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, एमएलएज होते हैं सारे स्टेट्स के, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरीज की हैं जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, इसके भी एमएलएज होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये लोग मिला के बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। अब इसमें एमएलएज और एमपीज के वोट्स की वैल्यूज जो है डिफर करती हैं। अगर मैं बात करूं एमएलएज की, तो एमएलएज की वोट की वैल्यू क्या होगी? जितनी भी पॉपुलेशन है उस स्टेट की, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन नंबर ऑफ एमएलएज इन दैट स्टेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एमएलएज इनटू 1000, ठीक है। तो ये होती है वैल्यू ऑफ एमएलए का वोट, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ पे हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग हो सकती है, हर स्टेट के एमएलए का नंबर अलग अलग हो सकता है, इसलिए हर स्टेट के एमएलए का जो वोट होगा उसकी वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। सेकंड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, एमपीज के वोट की वैल्यू क्या होती है? जितने भी टोटल एमएलए हैं, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ एमपीज। तो ये कांस्टेंट है, टोटल एमएलए देश में इक्वल ही है और टोटल एमपीज भी इक्वल ही है। तो इसीलिए एमपीज जो हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, दोनों के वोट की वैल्यू इक्वल रहेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सो हियर द आंसर वुड बी ओनली 1, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट है राइट टू प्राइवेसी, किसके अंतर्गत आता है? देखो, राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब है कि आर्टिकल 21 का पार्ट है इन अंडर पार्ट 3, ठीक है। तो के.एस. पुट्टास्वामी जो केस था उसमें ये कहा गया था कि ये राइट टू लिबर्टी का पार्ट होगा, आर्टिकल 21 का पार्ट होगा राइट टू प्राइवेसी। थर्ड स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जब फेडरेशन बना था तो रेसिडुअरी पावर्स किसको दी गई थी? तो वो दी गई थी गवर्नर जनरल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन आपके ये हैं। वुड्स डिस्पैच से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और एक है एक इंपॉर्टेंट नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस सेशन से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।